समय आपको ये नहीं लगता था जी कि यहाँ से तो मर के बाहर निकल नहीं, उस समय कोई ये तो सोच ही नहीं सकता था कि चुनाव आ जाएंगे 2 साल बाद ये हो जाएगा। मतलब उस समय मैं आपके यहाँ के हीरादारिया जी आपके जिले के, उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। शाम को हम सैर करने लग रहे, इमरजेंसी लगे हुए 2 महीने हुए थे। जी। तो वो सैर करते करते कहने लगे, अब 10-15 लोगों का टोल हम घूम रहे थे। तो वो कहने लगे, भाई रसिया में इमरजेंसी लगी थी, 40 साल इमरजेंसी रही, स्टालिन ने लगाई थी। और 40 साल में 3 लाख जेल में गए थे लोग, और 40 साल के बाद 30,000 जिंदा निकले थे, बाकी जेलों में मर गए थे। तो हमारे जो पहले MLA रहे उदय सिंह दलाल, कामरेड रघुवीर सिंह, और ये कहने लगे, ओ गुरु ऐसी बात मत कहो, ये लोग भी भाग जाएंगे माफी मांग के। बाद में ठीक हो गया था। बाद में मिलने सारे नेता इकट्ठे बैठे रहते थे। सवेरे शाम इकट्ठे बैठते थे, दिन में लोग पढ़ते भी थे। पढ़ने लिखने वाले कौन से नेता थे? पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। पढ़ने लिखने वाले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 थे अशोक मेहता जी। अच्छा, अशोक मेहता। अशोक मेहता जी बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे। महारानी पटियाला उनसे मिलने के लिए भी आती थी। अच्छा। उनको फ्रूट दे के जाती थी। पिल्लू मोदी की मिसिज बहुत सामान लेके आती थी, इतना सामान लेके आती थी सबके लिए कि जेल में जो बंदी थे हमारे जैसे, सबको पिल्लू मोदी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता था। अच्छा। पूर्व विधायकों के संस्मरणों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबू संत कुमार जी। संत कुमार जी सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में हसनगढ़ से 1977 में भारतीय क्रांति दल के विधायक बने थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उस दौर में राजनेता कितने ईमानदार थे, उनकी राजनीतिक शैली कैसी होती थी, और उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इस पर हम संत कुमार जी से बात करेंगे। नमस्कार सर जी। इमरजेंसी के दिनों पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह, इन दोनों में एक बार बिगाड़ भी हुआ, बहुत जबरदस्त बिगाड़ हुआ। उसके क्या कारण थे? उसके कारण तब आप चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहे? मैं और मेरे साथ 10 MLA और हम 11 MLA चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। हम ये भी मानते थे कि चौधरी देवीलाल कसूरवार नहीं है, चौधरी चरण सिंह तो कसूरवार है ही नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच में 1-2 आदमी बड़ा ऐसा आ गया जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था, और वो ये समझता था कि देवीलाल जी अगर आउट हो जाए तो तू मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। वो राज्यसभा के मेंबर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम कौन सा था आप समझ जाओगे। उन्होंने काफ़ी बिगाड़ पैदा करवाया दोनों के बीच में। उन्होंने बिगाड़ करवाया। ऐसे कुछ लोग तत्व और थे जिन्होंने आप लोगों को बड़ा दुख पहुंचा होगा। बड़ा दुख पहुंचा, और जिनकी वजह से तो सरकार भी टूट गई थी क्या? नहीं, सरकार तो पहले टूट चुकी थी, लेकिन ये 82 के चुनाव हुए उस दौरान की बात है, और चुनाव से 10 दिन पहले फिर इकट्ठे हुए जी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो चौधरी चरण सिंह के साथ लोग रह गए थे, उनके टिकट चौधरी देवीलाल ग्रुप द्वारा कटवाए गए। लेकिन मेरे को चौधरी साहब ने आपने एक ही चुनाव लड़ा? हाँ, उसके बाद दूसरा विकास पार्टी से लड़ा, लेकिन मेरा टिकट चौधरी साहब ने फिर कलोई से कर दिया था। लेकिन वो चौधरी देवीलाल मेरे खिलाफत में कभी नहीं रहे, और वही आदमी जो चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था, वो देवीलाल चौधरी चरण सिंह की तरफ से टिकट बंटवारे में उसके कमेटी में था। तो उसने हमारा चालाकी से टिकट कटवाने का काम कर दिया। आपकी टिकट कटवा दी हसनगढ़ से? हसनगढ़ से। और आपको टिकट दिलवाई कलोई से मैंने लड़ा। अच्छा, उसके बाद कोई चुनाव आपने फिर कब लड़ा? आखिरी चुनाव कौन सा था? मैंने 91 में लड़ा। 91 में विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की। वो तो 91 में। तो बंसीलाल जी तब तक तो बंसीलाल जी को भी मैं ये मानता हूँ, हसनगढ़ से ना? हाँ, हसनगढ़ से। हार गए थे आप? हाँ, मैं हार गया था, लेकिन मेरे को बहुत प्यार मिला। और चौधरी बंसीलाल को भी मानता हूँ कि हरियाणा को बिल्ड करने में, हरियाणा को बनाने में ईमानदार व्यक्ति थे वो भी। मैं ईमानदार मानता हूँ।
और चौधरी बंसीलाल के बारे में ईमानदार थे नहीं थे, उनकी एक बात से पता चलता है। वो लोगों में एक बात खरी कहते थे कि भाई राजनीति में बहुत कम लोग पूरे ईमानदार होते हैं। अच्छा। मैं अपने आप को जितने हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें सबसे मैं ये तो नहीं कहता मैं दूध का धोया हूँ, लेकिन मैं सबसे ईमानदार हूँ। अच्छा, आप तो उस समय जैसे आप पुराने विधायक हो, तो ये जैसे नौकरियों में सिफारिशों का दौर है, CLU कराने का, ये उस समय नहीं होते थे क्या? देखो नौकरियों का दौर तो हमेशा से रहा है, मतलब लेकिन नौकरी रुपए लेके नहीं दी जाती थी। अच्छा, मतलब सिफारिशों से मिलती। अब मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीति के खिलाफ हूँ, लेकिन जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नौकरियों के मामले में सजा हुई है, लेकिन चौटाला साहब ने भी और किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक रुपए लेकर के नौकरी नहीं दी है। उसके रिश्तेदारों ने, उसके चेलों ने, उसके किसी MLAs ने, उनके दलालों ने कोई पैसे ले लिए, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नौकरियों में रुपए नहीं लेते। अच्छा, अब हम लौटते हैं एक बार फिर इमरजेंसी में। रोहतक जो जेल थी वो इमरजेंसी का एक हब बन गई थी नेताओं को रखने का। उसमें दो इमरजेंसी के दो खलनायक माने जाते हैं, संजय गांधी और चौधरी बंसीलाल। तो जब आप लोग अंदर थे, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन बड़े नेता थे और उस समय आप क्या सोचते थे? इमरजेंसी में देखो, जो रोहतक जेल में जो बड़े लीडर थे उनमें सबसे बड़े नाम आते हैं, उत्कल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, उड़ीसा के बीजू पटनायक जी थे। पिल्लू मोदी जो बहुत बड़े लीडर थे, उनके पिताजी हेमू मोदी जो गवर्नर भी रहे, काफी बड़े लीडर, वो बड़े लीडर थे। राजनारायण जी बहुत बड़े लीडर यहीं पे थे। और समर गुहा जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार से उनके अनुयायी रहे, वो थे। लाल कृष्ण अडवाणी जी थे और साहब मधु दंडवते जी थे। और आपके ये मैं सेंट्रल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी थे। तो इस किस्म के ये अशोक मेहता जी थे, ये बड़े बड़े लीडर थे। हरियाणा के लीडर्स की जहाँ तक बात है, उनमें चौधरी देवीलाल, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी ऋषिकराम जी, ओम प्रकाश चौटाला हिसार जेल में थे, वो यहाँ नहीं थे। और रोहतक के हमारे जैसे। अच्छा, तो उस समय आपको ये नहीं लगता था जी कि यहाँ से तो मर के बाहर निकल? नहीं, उस समय कोई ये तो सोच ही नहीं सकता था कि चुनाव आ जाएंगे 2 साल बाद, ये हो जाएगा। मतलब उस समय मैं आपके यहाँ के हीरानदारिया जी आपके जिले के, उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। शाम को हम सैर करने लग रहे, इमरजेंसी लगे हुए 2 महीने हुए थे जी। तो वो सैर करते करते कहने लगे, अब 10-15 लोगों का टोल हम घूम रहे थे। तो वो कहने लगे, भाई रसिया में इमरजेंसी लगी थी, 40 साल इमरजेंसी रही, स्टालिन ने लगाई थी। और 40 साल में 3 लाख जेल में गए थे लोग, और 40 साल के बाद 30,000 जिंदा निकले थे, बाकी जेलों में मर गए थे। तो हमारे जो पहले MLA रहे उदय सिंह दलाल, कामरेड रघुवीर सिंह, और ये कहने लगे, ओ गुरु ऐसी बात मत कहो, ये लोग भी भाग जाएंगे माफी मांग के। और एक पार्टी विशेष के आदमी, मैं आज भी कहता हूँ, जिनमें RSS का तमाम आदमी माफी मांग करके जेल से बाहर आ गया। अच्छा, ये सब बाहर आ गए? ये बाहर आ गए। रोहतक की जेल में रिकॉर्ड है, ये माफी मांग के बाहर आए हैं। तो आपने नहीं मांगी माफी? हम क्यों मांगते माफी? हम इमरजेंसी का विरोध करते रहे। और जब तो घर से जैसे मिलने देते थे घर वालों को? शुरू में नहीं मिलने देते थे, डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त होती थी, ये होती थी, लेकिन बाद में ऐसे बाद में ठीक हो गया था। बाद में मिलने सारे नेता इकट्ठे बैठे रहते थे, सवेरे शाम इकट्ठे बैठते थे, दिन में लोग पढ़ते भी थे। पढ़ने लिखने वाले कौन से नेता थे? पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। पढ़ने लिखने वाले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 थे अशोक मेहता जी। अच्छा, अशोक मेहता जी बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे। महारानी पटियाला उनसे मिलने के लिए भी आती थी। अच्छा, उनको फ्रूट व्रूट दे के जाती थी। पिल्लू मोदी की मिसिज
बहुत सामान लेके आती थी, इतना सामान लेके आती थी सबके लिए? कि जेल में जो बंदी थे हमारे जैसे सबको पिल्लू मोदी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता था। अच्छा, और मेरा लग जाए तो पिल्लू मोदी की हाँ, तो होगी। वो अंदर उनको अलाउड था, वो जेल के अंदर मिलने आती थी, वो कभी ड्यूटी में। पिल्लू मोदी जी कभी बाहर मिलने के लिए नहीं गए, वो जहाँ रहते थे वही तो मिलते थे। इंदिरा गांधी के बारे में क्या बातें करते थे उस समय? इंदिरा गांधी के बारे में लोग वहाँ लोकगीत भी बना रखे थे। परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, अब गाते वाते भी थे? हाँ, गाते थे। इंदिरा जागी जागी तानाशाही, देश में परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, तो उस समय तो चौधरी साहब तो चरण सिंह जी तो तिहाड़ में थे? चरण सिंह तिहाड़ में थे और जयप्रकाश जी चंडीगढ़ थे। तो खाना वाना टाइम पे सब, या फिर बंसीलाल जी ने उसमें भी कोई कटौती की थी? नहीं, खाना तो सभी को मिलता था। खाना मोस्टली जो ये हमारे जैसे लोग थे इनका खाना बनाने के लिए अलग से जेल में खाना वही लोग। पुरानी वाली जेल थी या ये नई वाली? पुरानी वाली जेल थी ना? वो जेल थी जो बस अड्डे के सामने वाली जेल थी। वो तब नई जेल बोली जाती थी। अच्छा अच्छा। उससे पुरानी जेल थी जो IC कॉलेज बना है। अच्छा, अंग्रेजों के हाँ, टाइम की जेल जो थी ये सोनीपत अड्डे पे थी। मैं इस जेल में भी रहा हूँ 14 दिन। अच्छा, इसमें भी रहे? इसमें 1970 में जब चंडीगढ़ एजिटेशन चला, अच्छा, तो हमने सोनीपत में, मैं सोनीपत का स्टूडेंट था, जाट कॉलेज का प्रधान था। वहाँ पे हमने चौधरी रजग्राम को और पंडित भगवत जाल को बुला के सभा कराई मंडी में, और उस सभा में 144 लगा दी। चौधरी पंडित भगवत जाल जी पहुँचे नहीं थे, वो पहुँचे उससे पहले ही स्टेज से हमारे को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत के 70-80 स्टूडेंट मेरे साथ थे। चौधरी रजग्राम, स्वामी इंद्रवेश, रोहतक के 2-3 वकील वहाँ गए हुए थे, राम हेरुड्डा वगैरह, ये हमारे साथ जेल में बंद रहे। हमारे को जेल में बंद करके रोहतक जेल में भेज दिया। वहाँ तो सब जेल होती थी थोड़ी। अच्छा, सोनीपत में बड़ी जेल यही थी, और ये कच्ची जेल होती थी। उस समय कैरो साहब के हत्यारे याद थे। अच्छा, कुछ फांसी टूट लिए थे, एक बच्चा, 2 बच्चे। एक को तो चौधरी देवीलाल बचा के लाए थे। हाँ, वो टेक्निकली बच्चे थे वो। हाँ, वो सुखलाल था, वो यही था, उसकी 20 साल की हुई थी। और कैरो भी हमारी थी? नहीं, वो तो कोई वो उनका पॉलिटिकल सपोर्टर भी था, सुच्चा सिंह। हाँ, तो कैरो को गोली मारने लगा। कैरो ने तब भी उसको कहा, सुच्चा तुम यहाँ। और फिर सुच्चा ने गोली चला दी। सुच्चा सिंह, बलदेव सिंह ने दोनों ने गोली मारी। और ये जो बाद में बचे, तो उनके लिए तो शैली अलग बना रखी होगी। हाँ, वो तो फांसी टूट चुके थे उस टाइम पे। ये 2 बचे थे, सुखलाल था यहाँ जेल में, और एक फरार था, बाद में गिरफ्तार हो गया था। चौधरी देवीलाल की सियासत, दयाचंद जो था, दया सिंह बाद में, दया सिंह को फांसी की सजा हुई, फिर ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे वो रिहा हुआ। तो फांसी यहाँ तो नहीं तोड़े थे ना कोई भी? फांसी यहीं तोड़े थे। यहीं तोड़े थे? उस पुरानी वाली जेल? इस पुराने वाली जेल यहीं तोड़े। IC कॉलेज के साथ बलदेव सिंह और सच्चा सिंह दोनों यहीं फांसी टूटे थे। अच्छा, उस समय आप जेल में थे? उस समय नहीं थे, वो पहले टूट गया। तो जो